नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। घर खरीदने का फैसला एक बड़ा फैसला होता है। नया घर ले या फिर रीसेल प्रॉपर्टी, इस सवाल का जवाब जानना हर बायर के लिए बेहद जरूरी है। तो इस शो में हम बात करेंगे न्यू वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी की। जी हां, हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेहतर है, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको एक घर खरीदने से पहले, क्योंकि नया हो या फिर पुराना घर हो, इसके खरीदने के अपने फायदे होते हैं और अपने नुकसान भी होते हैं। तो आज के शो में हम चर्चा इसी बारे में करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे कि नए घर और रीसेल प्रॉपर्टी में आखिरकार क्या अंतर होता है, किन बातों पर आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचें, और किस में मिलेगी आपको बेहतर लोकेशन और ग्रोथ, यानी कि नई प्रॉपर्टी में या फिर रीसेल प्रॉपर्टी में, और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जांच करनी चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए अपना घर खरीदने की। लेकिन उससे पहले जानिए दो दोस्तों विशाल और आकाश की कहानी, जिन्होंने घर खरीदने का अलग अलग तरीका तो अपनाया लेकिन बिल्कुल अलग नतीजा पाया। विशाल शर्मा और आकाश मेहरा जिगरी दोस्त हैं। दोनों ने घर खरीदने का फैसला किया लेकिन रास्ता अलग अलग चुना। विशाल ने एक नए प्रोजेक्ट में बुकिंग की। ईएमआई सस्ती थी, पोजीशन का वादा 6 ही महीनों में था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी ना तो पोजीशन मिला और ना ही सुविधाएं। पता चला कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं था और जमीन कानूनी विवाद में थी। वहीं आकाश ने एक पुरानी प्रॉपर्टी चुनी। लोकेशन अच्छी थी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे और पोजीशन तुरंत मिल गया। आज आकाश अपने घर में रह रहे हैं, जबकि विशाल सिर्फ ईएमआई भर रहे हैं। यही फर्क होता है जल्दबाजी और समझदारी के फैसले में। तो आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फिर रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान। जी हाँ, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट सुरेंद्र खरिया जी, जो कि फाउंडर है प्रॉपर्टी मार्ट के। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल यह है कि नया हो या फिर पुराना घर, इनमें बुनियादी फर्क कहां पर आता है, क्या अंतर आ जाता है? बेसिकली जब हम पुराने घर की बात करते हैं तो वो करीब उसकी जो लाइफ होती है 40 साल के आसपास की होती है। एंड जब हम नया घर की बात करते हैं तो नए घर में आज के हिसाब से डिज़ाइन होती है और आज के हिसाब से उसमें चीज़ें लगा के देते हैं, जो भी हम फ्लोरिंग है या बाकी जो चीज़ें होती हैं। इसके साथ में स्टिल्ट पार्किंग वगैरह होती है, वो नए घर में आजकल बना देते हैं, लिफ्ट का प्रोविज़न हो जाता है। लेकिन पुराने घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन साथ ही साथ में दोनों की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी जगह पे एक प्रॉपर्टी 100 रुपये की है जो कि पुरानी है, तो नई वाली प्रॉपर्टी 150 रुपये की होगी, क्योंकि जो नया बंदा ने प्रॉपर्टी बनाई है आज जो आपको बेच रहा है, वो आज की नई कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जोड़ेगा, उस पर प्रॉफिट जोड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको किस बजट में चीज़ लेनी है। पुरानी प्रॉपर्टी को भी आप 40 साल की लाइफ अगर मानते हैं तो स्ट्रक्चर को यूज करके, इंटीरियर को कन्वर्ट करके आप अपनी यूज में उसको ला सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी की नई, लेकिन नई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको उतनी कॉस्ट बियर करनी होती है। ठीक है, आपने कॉस्टिंग की तो बात की, ये तो एक अहम फैक्टर रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो है अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाता है तो उसको सबसे मन में पहला जो आता है ना, वो आता है रिस्क फैक्टर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नई प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, इसमें कोई रिस्क हो, अभी तक पोजीशन मुझे नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा, बिल्डर कब देगा। सबसे ज़्यादा पहला तो यही सवाल आ रहा होता है। अगर हम रीसेल में खरीदते हैं तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे विवादित प्रॉपर्टी जो है वो बेच दे। तो आपके अकॉर्डिंगली कहां पर जो है दोनों में रिस्क ज्यादा रहता है, किसमें ज्यादा रिस्क है, पुरानी में या फिर नई प्रॉपर्टी में? देखिए, पुरानी प्रॉपर्टी तो आप अपने सामने देख रहे होते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज़ हम ले रहे होते हैं। नई प्रॉपर्टी के साथ में जो बिल्डर्स के साथ में दिक्कत आती है कि वो पोजीशन कब देंगे। आज का प्रॉमिस है लेकिन कमिटमेंट उनकी जो बात होती है ना, वो नहीं आ पाती है। फाइनली वो क्वालिटी क्या दे रहे हैं, आज दिखा कुछ और रहे होते हैं। जब आप सैंपल फ्लैट या सैंपल प्रॉपर्टी दिखने जाते हैं, वो इंटायरली डिफरेंट होती है जो एक्चुअली आप पा रहे होते हैं। वो जो डिफरेंस है वो हमेशा रहता है। अगर आपको एक्चुअली कोई चीज़ लेनी है जो आपको सामने दिख रही होती है, वो पुरानी प्रॉपर्टी में ही आपको मिल सकता है। एटलीस्ट यू नो कि आप क्या बाय कर रहे हैं और उसको हिसाब से अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई आप जब चाहें तब करा सकते हैं।
ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी एक चीज़ बताई है कि जब हम नया खरीदने जाते हैं तो जब सिंपल फ्लैट हमें नज़र आते हैं तो उसमें अक्सर हमने ये देखा है, और दिल्ली एनसीआर में चूंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो वहाँ पे हमने भी ये पाया है कि जब हम सैम्पल फ्लैट्स को विजिट करते हैं तो कई बार वहाँ की क्वालिटी बहुत अलग दिखती है, वहाँ के इंटीरियर्स बड़े अलग से दिख रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ही मतलब वहाँ पर रोशनी आ रही है, लेकिन जब एक्चुअल फ्लैट्स हमें मिलते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वहाँ पर कई बार रोशनी नहीं ढंग से आ रही होती है, विंडोज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती है जो कि रीसेल में हमें लगता है कि बेहतर हमें पूरा अच्छे से एक स्ट्रक्चर ढांचा दिख जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है अब एक फ्लैट तो उसको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? उसको बिल्डर को देखना चाहिए कि बिल्डर कैसा है, या उसे ये देखना चाहिए कि भाई ये एक अच्छी लोकेशन है, यहाँ लोकेशन में मुझे मिल रहा है फ्लैट, सेंट्रल लोकेशन है, चलो बिल्डर कोई भी हो तो चल जाएगा, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? पल्लवी, आपका ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन हमारे नोएडा के अंदर एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका। जब हम नोएडा एक्सप्रेस वे गेटाडो की तरफ जाते हैं तो हमारे 4-5 प्रोजेक्ट लाइन से आते हैं, जिसमें सुपरटेक है, जिसमें कि एल्डको है, एटीएस है, वहाँ पे जो 3-4-5 प्रोजेक्ट हैं, पार्श्वनाथ का है, उसमें अगर हम बात करें तो सेम टेम्परेचर है, सेम लोकेशन है, सेम डायरेक्शन है, सेम साइज की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो प्राइजिंग की हम बात करते हैं तो एटीएस की जो प्राइजिंग है बाकियों से 1.5 गुनी ज़्यादा रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डर की जो क्वालिटी है वो हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए, बिल्डर पे हमेशा फोकस होना चाहिए। लोकेशन थोड़ा सा अगर इन्फीरियर भी मिल रही है और बिल्डर अच्छा है तो उस पर जाना चाहिए। लोकेशन पे अगर अच्छा है और बिल्डर खराब है तो वो लोकेशन किसी काम की नहीं होने वाली आपकी। ठीक है, लोकेशन किसी काम की नहीं होगी अगर बिल्डर खराब है, इसलिए आपको बिल्डर को जो है ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, जब हम लोकेशन की बात करते हैं ना तो मुझे लगता है कि रीसेल में हमें बेहतर लोकेशन भी मिल जाती है, क्योंकि रीसेल जो होता है वो डेवलप हो चुका है एरिया, जबकि नई प्रॉपर्टी वाला एरिया उस टाइम पर डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसे में क्या देखना चाहिए कि लोकेशन ही बेटर है और रीसेल प्रॉपर्टी उसमें बेहतर रहती है? जब हम रीसेल भी देख रहे हैं तो रीसेल में तो और अच्छा होता है। रीसेल के साथ में क्या है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी रीसेल में ले रहे हैं तो हम जाके जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जिस पर्टिकुलर हम सोसाइटी में लेने जाना चाहते हैं, उनके रेजिडेंट से 2-3-4 रेजिडेंट से हम बात कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं। उस लिहाज से हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इन हैंड एक्सपीरियंस जो दूसरे लोग ले चुके हैं वो उनका हमको अपने पास एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर रीसेल में हम ले रहे होते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, वो तो आप कभी भी मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। बस आती पॉइंट प्राइजिंग की है देन। प्राइसिंग जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप रीसेल में प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है। आपको ये पता लग जाता है कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं, वो लोकेशन कितना डेवलप्ड है, उस प्रॉपर्टी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि आप आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बता देते हैं कि अच्छा पानी साफ नहीं आता है, पानी अच्छा नहीं आता है, कोई कह देता है कि अच्छा यहाँ पे सीलन बहुत रहती है, क्लब ठीक से ऑपरेशनल नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है। खैर, इस बीच में हमारे पास जो है बहुत सारे हमारे दर्शकों के इसी से जुड़े हुए सवाल भी आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो शिल्पा वर्मा का है नोएडा से। ये कह रही है कि रीसेल फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जांच लेने चाहिए। तो सर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जांच लेने चाहिए, क्योंकि रीसेल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कई बार एक डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक विवादित प्रॉपर्टी हो और हमें जो है कोई विवादित प्रॉपर्टी बेच दे, उस पर कल को कोई और मालिकाना हक ना ले ले। क्योंकि नोएडा और एनसीआर में अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बहुत जगह पे बहुत फ्लैट्स की अभी तक रजिस्ट्रीज नहीं हुई है, वो केवल पोजेशन देके बिल्डर्स जो है वो आगे काम चला रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा मेरे को लगता है डॉक्यूमेंट्स ज्यादा चेक करने जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट का ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास में प्रॉपर्टी के सही डॉक्यूमेंट, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्रॉपर्टी का आप बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज तो आपको हमेशा दिक्कत रहती है। सो बेसिकली जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट लेटर की बात करते हैं जो बिल्डर ने दिया है। ठीक है। कुछ जो बिल्डर्स होते हैं वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही बनाते हैं, तो वो उसको चेक करते हैं। साथ में जिस बायर ने जो ऑलरेडी जो सेलर आज की तारीख में आपको जो दे रहा है उसने कितनी पेमेंट की हुई है, उसकी रिसीट्स बिल्डर के पास में होती हैं, उसकी कॉपी उसको रहती हैं, तो वो कितनी पेमेंट्स हैं। या फिर हमारे पास में नो ड्यू सर्टिफिकेट बिल्डर से होना चाहिए कि उसने जितना भी पेमेंट बिल्डर ने मांगा था या जो इसकी कॉस्ट है उसने सारी पे कर दी है। इसके बाद में फिर हम पोजेशन लेटर की बात करते हैं, रजिस्ट्री की बात करते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमको देखना चाहिए। अगर उसने कभी बैंक लोन लिया हुआ हो तो बैंक की एनओसी भी होनी चाहिए। ओके। या फिर बैंक से एक लेटर होना चाहिए कि अगर वो कितना पैसा ड्यू है
ताकि उस अगर उतना पैसा देके हम डॉक्यूमेंट बैंक से ले सकते हो, वापस ले सकते हो। ओके। और अगर वो जो प्रॉपर्टी वो ले रहा है वो पहले से भी बिकी है, सेकंड या थर्ड बायर है, तो पूरी की पूरी चेंज जो होती है डॉक्यूमेंटेशन की, ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन की, वो हमको देखनी चाहिए। जैसे आपने बीच में बात की कि भाई कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका पोजीशन नहीं हुआ या जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं, तो नोएडा के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन बिल्डर्स को नोएडा अथॉरिटी का कुछ पेमेंट ड्यू है जी, या कुछ कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस में कोई डिफरेंसेस हैं, कोई जो होने चाहिए वैसे नहीं है, तो उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। अगर उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं तो वो केवल बिल्डर से ही ट्रांसफर होगी, आपको अथॉरिटी से प्रॉपर ट्रांसफर रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको इन चीज़ों ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे अगर आप रीसेल में भी ले रहे हैं तो ये चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर बाई चांस वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। खैर, अगला सवाल जो है वो भोपाल से विकास त्रिवेदी का है। ये जानना चाहते हैं कि आप पुरानी प्रॉपर्टी पर बैंक आसानी से लोन दे देते हैं या फिर किसी तरह की कोई अड़चन आ सकती है। रीसेल प्रॉपर्टीज़ के लिए थोड़ा सा हर व्यक्ति को थोड़ा सा बस मन में यही डर होता है कि लोन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नई प्रॉपर्टीज़ में तो हमने देखा है कि काफी सारे बिल्डर्स के बैंक्स के साथ कोलैबोरेशंस भी होते हैं, तो प्री अप्रूव लोन वगैरह तरह की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ऐसे में पुरानी प्रॉपर्टी में क्या किसी तरह की परेशानी आती है लोन के लिए? पहले तो कॉन्सेप्ट समझना होगा। बैंक जो है वो आपको लोन इसलिए दे रहा होता है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए होता है। उसको आपकी प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट से इंटरेस्ट है। तो अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होगा, तो अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आपके पास पैसे भी हैं तब भी थोड़ा सा बैंक लोन जरूर लीजिए। ओके। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली चेक करता है, तो आपका जो एक डर है कि डॉक्यूमेंट बराबर है या नहीं है, वो बैंक ऑलरेडी इसको कवर कर लेता है, क्योंकि बैंक का जो पैसा है वो केवल लोन पे उसने दिया हुआ है आपको, जो वापस चाहिए उसको। अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसको पता है कि उसका प्रॉपर्टी का पैसा फंस सकता है। तो बैंक का जो लोन है, अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, अगर प्रॉपर सैंक्शन से नहीं आया है या किसी भी तरीके से ऐसा कुछ है जहां कोई डिस्प्यूट की बात हो रही है, तो बैंक वहां आपको लोन देगी नहीं। ओके। सो 99% केस में बैंक लोन देता है। अगर वो लैंड लाल डोरा की है, किसानों की है, ऐसी जगह पे जहां बैंक को किसी तरह कोई डर है, वहां पे आपको लोन नहीं देगा। तो यानी कि ये पता करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप आप एक छोटा सा ही सही बैंक लोन ले ले, भले वो 10 लाख का हो, भले ही 10 लाख का हो। ये बहुत अच्छा तरीका जो है वो सुरेंद्र जी ने बताया है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतने सारे पेपर्स खुद नहीं चेक कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप एक छोटा सा ही सही लेकिन बैंक लोन जो है वो अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बैंक सारी चीज़ें ना खुद क्रॉस चेक जरूर करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चेक नहीं करना, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने लेवल पर जरूर चेक करने चाहिए, लेकिन एक एडिशनल चेक जो है वो बैंक के जरिए आप करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका सुरेंद्र जी ने बताया है कि आप जो है वो बैंक लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि बैंक भी अपने लेवल पे सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अगर वो लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे लिए सही नहीं है। अगला सवाल जो है वो जयपुर से नेहा जैन का है। ये कह रही है कि लोकेशन तो मुझे अच्छी मिल गई है लेकिन बिल्डर नया है, तो क्या सिर्फ लोकेशन देखकर मेरे को घर खरीद लेना चाहिए? देखिए, जब भी हम बिल्डर की कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी एक सर्टेन रिस्क कवर करते हुए ले रहे होते हैं कि वो बना के देगा, कब बना के देगा, कैसे बना के देगा, क्या क्वालिटी आएगी। और अगर वो बिल्डर नया है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आपके पास में, तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है, वो और रिस्की हो जाता है क्योंकि उसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई नया बिल्डर लेके आ रहा है और साथ में कोई पुराना बिल्डर है, आजू बाजू में भी प्रोजेक्ट हैं, तो जो नया बिल्डर है वो हल्का सा अपनी प्राइसिंग को सस्ता रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो पुराने बिल्डर से कंपटीशन तभी कर पाएगा जबकि वो प्राइसिंग कम करेगा, क्योंकि उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। तो वो क्रेडिबिलिटी को उस कॉस्ट से कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना फाइनली कि वो आपको कॉस्ट देखनी है, वो जो रिस्क आप ले रहे हो वो क्या उतनी कॉस्ट जो कम करके दे रहा है वो आपकी रिस्क उसमें कवर होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका फैसला होना चाहिए कि आप रिस्क को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि कॉस्टिंग को दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो हैं वो चाहते हैं कि आप हमारे शो में भेजें, हम आपके सवालों को शामिल करें और एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब दें, तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने सवाल भेजने हैं। आपको
व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हुए सबसे पहले प्रॉप PROP लिखना है, उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखना है, फिर 9354027995 पर जो है अपने सवाल को व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल या फिर हमारे Facebook चैनल या फिर X के जरिए, यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके जरिए भी अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। शो जहां पर आपको हमारा शो मिल रहा है YouTube या Facebook पर, वहां पर जाकर आपको कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमें भेजने हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के सवालों को हम जो है अपने अगले शो में शामिल करें और एक्सपर्ट के जरिए आपके सवालों के जवाब दिलाएं। तो हम अपनी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या फिर आप एक रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहां पर जो है उन दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी नई हो चाहे पुरानी हो, कुछ बातों का ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है ताकि जब आप प्रॉपर्टी लें तो आपको डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी आसानी हो। ऐसे में कुछ बिंदु हैं जो कि हम लोग लेकर आए हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि नई और पुरानी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो अगर कीमत की बात करें तो फिर नई प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा कीमत होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा इंफ्रा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ एक तरह से उसमें होती है। पुरानी प्रॉपर्टी कंपेरेटिवली कम रेट पे आपको मिल सकती है। सेम साइज़ का अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके कंपेयर में आपको कम रेट में प्रॉपर्टी मिलेगी। वहीं लोकेशन की अगर बात करें तो आप डेवलपिंग एरिया में और आउटर एरिया में एक तरह से इसको खरीद सकते हैं। वहीं पुरानी प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो प्राइम और सेंट्रल लोकेशन में एक तरह से आपको पुरानी प्रॉपर्टी मिल सकती है। पोजीशन की बात करें तो अक्सर इसमें डिले भी हो जाता है। कभी कभी कई सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर बिल्डर थोड़ा सा पोजीशन में डिले कर देते हैं, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत रहने लायक होती है। रेडी टू मूव टाइप की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, पोजीशन तुरंत आपको मिल सकता है। वहीं लीगैलिटी की अगर बात करें तो जोखिम इसमें एक तरह से कम होता है, खास तौर पर रेरा अप्रूव्ड अगर ये हो तो। वहीं अगर पुरानी प्रॉपर्टी की बात करें तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जिसमें कि सेल डीड, टाइटल डीड, पावर ऑफ अटर्नी, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो फिर नई प्रॉपर्टी में वो काफ़ी आसान होता है और बिल्डर यहाँ पर करार करता है, यानी कि एक तरह से वो खुद यहाँ पर रोल प्ले करता है और आपको फाइनेंस करवा के प्रॉपर्टी देता है। वहीं पुरानी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पूरी जो बैंक जो होता है वो पूरी एक तरह से उसमें जांच पड़ताल करता है, उसके बाद ही आपको फाइनेंस करने के लिए वो जो फैसिलिटी होती है वो एक तरह से उसमें देता है। तो ये हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस नई प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी के बीच में, जिसको आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तब आप जाके अपना कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने हमें जो है बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि नई प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति खरीदने जा रहा है तो कहाँ पर जो है वो अंतर आ जाता है। खैर वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो की कैसे जाती है, इसका सही तरीका कैसे होता है? क्योंकि रीसेल में हम कई बार अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आखिरकार प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम निकालें कैसे। सो बेसिकली अगर हम वैल्यूअर्स की बात करें, इसके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर्स, सर्टिफाइड वैल्यूअर्स रहते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो भी दो तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। एक तो वहाँ का जो भी सरकारी रेट है जिसको हम सर्कल रेट बोलते हैं, उसके लिहाज से वो वैल्यूएशन करते हैं कि ये सरकार के हिसाब से इस प्रॉपर्टी कॉस्ट इतनी आती है। यूजुअली वो मार्केट के इक्विवेलेंट नहीं होती है क्योंकि मार्केट वेरी करता रहता है, जबकि सरकारी रेट साल में एक बार वेरी करते हैं, इस साल में एक बार चेंज होते हैं, 2 साल में एक बार चेंज होते हैं। तो फिर कैसे करते हैं कि जो भी आसपास कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जो कि उस तरह की प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं जी, 4-6 लोगों से वो प्रॉपर्टी की प्राइसिंग लेते हैं, कभी बायर बन के या कभी सेलर बन के। क्योंकि जब आप बायर बनते हैं किसी प्रॉपर्टी का तो आपको हल्का सा मार्केट के, मान लीजिए 100 रुपये का रेट है तो आपको 102 रुपये या 103 रुपये कोट होंगे, क्योंकि शायद ये मान के चलते कि बायर जो है थोड़ा सा डिस्काउंट करेगा, और अगर आप सेलर हैं तो आपको 97-98 के आसपास की कॉस्टिंग मिलेगी, ताकि आपको भी नेगोशिएशन की एक लिमिट रहे, मिल जाए, ताकि आपको जो भी एक्सपेक्टेड बताया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल पाए। तो वो जब 2-3 तरीके से आप वैल्यूएशन लेते हैं तो फिर उसका मीन निकाल के आप अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है। यही एक तरीका है।
ठीक है, तो अगर आप भी इस तरीके से जानना चाहते हैं कि भाई आपने कोई रीजनल में प्रॉपर्टी लेनी है तो उस एरिया में जाइए, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है 3-4 कंसल्टेंट से जो है आप एक जाकर रेट पता कर सकते हैं। जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, बहुत ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही अच्छा और एक ऐसा तरीका है जिससे हर व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से जाना है और वहाँ जाकर उनसे एज अ बायर भी कुछ रेट ले लीजिए सिमिलर प्रॉपर्टीज के, और एज अ सेलर भी ले लीजिए। तो आपको बस एक जो है एवरेज निकाल के पता लग जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर मैं कोई पुरानी रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, उसमें कुछ अगर बकाया चल रहा है तो ये मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है किसी सोसाइटी में ले लेते हैं तो बाद में पता लगता है कि इन्होंने जो है वो क्लब के चार्जेस पिछले 4 साल के नहीं दिए हुए थे। तो ऐसे में ये तमाम चीजें बकाया वाली कैसे पता लगेंगी? जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो उसमें 2 तरह से बकाया हो सकते हैं, या तो उसका बैंक लोन हो या फिर बिल्डर का या आरडब्ल्यूए का या मेंटेनेंस एजेंसी का कोई बैलेंस बकाया हो। जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो ये प्री कंडीशन होती है सेलर के लिए कि वो हमको एनडीसी ला के देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट ला के देगा फ्रॉम द बिल्डर, फ्रॉम द आरडब्ल्यूए और द मेंटेनेंस एजेंसी। तो अगर इस तरह कोई भी बकाया उसके टाइम तक का है जब तक कि प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप में है, उसके पोजीशन में है, वो उस दिन तक का प्रॉपर्टी का जो भी क्लियरेंस है वो क्लियर करा के देगा। क्योंकि वो एनडीसी में अगर ड्यू बन जाता है तो वो ले लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट रह जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, तो ये आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो। ये आपको चेक करना होता है। बाकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बाकी सारी चीजें वो एनडीसी से कवर हो जाती हैं कि एनडीसी में वो उसमें कोई बकाया नहीं है। यानी कि एनडीसी जो है वो काफी अहमियत रखता है और आपको जो है इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पुरानी हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी किसी मोहल्ले में भी कई बार होते हैं कि बिल्डर फ्लोर भी लोग खरीदते हैं रीसेल में, या किसी सोसाइटी में ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें? क्योंकि आज के वक्त में अगर मैं स्पेशली दिल्ली जैसे एरिया की बात करूँ, वहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स बहुत पॉपुलर है और हमने देखा भी था कि पिछले कुछ समय में ऐसा भी आया कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो गिर गई। कई बार जो है अर्थक्वेक्स वगैरह भी पीछे बहुत ज्यादा आए हैं, उसमें जो है हमने देखा नोएडा में कई बिल्डिंग्स में जो है वो दरारें पड़ गई। तो ये क्वालिटी की जांच कैसे की जाए? क्योंकि क्वालिटी आज के वक्त में काफी ज्यादा मायने रखती है हर व्यक्ति के लिए। बेसिकली ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको कॉमन आदमी नहीं समझ सकता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं समझ सकते हैं, बायर तो बहुत ही रॉ आदमी होता है, रॉ पर्सन होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प लें जी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक टेक्निकल पॉइंट होता है, टेक्निकल बंदा होता है जो कि पूरे स्ट्रक्चर की चेक कर सकता है। उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर को चेक करके बता सकता है कि इस स्ट्रक्चर की बैलेंस लाइफ कितनी है, कब तक ये चलेगा, क्या क्वालिटी बची है इसमें। तो बेस्ट तरीका वही है कि इसमें किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हम लोग हेल्प लें। ठीक है, किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की आपको हेल्प लेनी है, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की लेनी है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, जिसको सब पता हो कि भाई बिल्डिंग्स कैसे बनी होती हैं, उसके अलावा उनकी क्वालिटी कैसी है। तो आप अपने ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये जो फैसला रहता है ना कि क्वालिटी को हमें जांचना है, ये काफ़ी अहम होता है, क्योंकि इससे आपकी अपनी ज़िंदगी जुड़ी है, अपने परिवार की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इसलिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जब आप मदद लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। खैर, इस बीच में हमारे पास कुछ और सवाल जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोलकाता से प्रियंका घोष का सवाल है, ये कह रही हैं कि पुराना फ्लैट मुझे पसंद आया लेकिन बिल्डिंग जो है वो 15 साल पुरानी है, तो क्या ये सेफ रहेगा? काफ़ी मतलब 15 साल पुरानी जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ढांचा बहुत पुराना हो चुका हो, क्वालिटी को लेके बड़े इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि अमूमन आज के वक्त में जो है वो बिल्डिंग की एज जो मानी जाती है यही 30-40 साल की मानी जाती है। तो ऐसे में 15 साल पुरानी बिल्डिंग में क्या सेफ रहता है? हाँ, सो बेसिकली जो बिल्डिंग की लाइफ आपने एग्जैक्टली सही बोला है कि जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं उनकी 40 साल के आसपास मानते हैं, जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उनकी हम 50 से 60 साल मानते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मानते हैं। तो 15 साल अगर पुरानी कोई बिल्डिंग है तो उसमें सेफ्टी का कोई कंसर्न अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने आधी लाइफ भी अपनी नहीं जी। ओके। तो वो क्वालिटी के वाइज उसमें हमें अगर पता करना है कि बाकी दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, उसकी पुरानी लिफ्ट हो गई है या फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ों को जरूर आपको चेक कर लेनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अदरवाइज बिल्डिंग के हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं है। एसेसरी जो उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो जरूर डिट्रॉइट हो चुकी होती हैं। अगर आरडब्ल्यू बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे जो मेंटेनेंस जो कर रहे हैं आरडब्ल्यू बन जाता है,
और वो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं तो वो फिर बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगता है कि RW जो है वो काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है और पुराना जो रीसेल प्रॉपर्टीज होती है उसमें कम से कम ये होता है कि RWA काफी वेल एस्टैब्लिश्ड होती है, सेटल्ड होती है, जबकि अगर हम देखें नई प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि RWA का चुनाव होने में टाइम लगता है, फिर डिस्प्यूट आ जाता है, बिल्डर के साथ उनका प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे में भी रीसेल बेटर है अगर RWA की बात करें। रीसेल बेटर है, ठीक है, उस केस में रीसेल बेटर है। ठीक है, तो रीसेल का एक फायदा और ये भी हो जाएगा कि RWA जो है वेल एस्टैब्लिश्ड होगी, सेटल्ड होगी, आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि RWA जो है वो ठीक से रख रखाव नहीं कर पा रहा है। जबकि नया जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में जाके अपना घर खरीदते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसके बाद RWA का गठन होने में वक्त लगता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ के जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, उनको ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। खैर, अगला सवाल जो है वो हैदराबाद से आरती राव का है। ये कह रही हैं कि क्या रीसेल प्रॉपर्टी में रेनोवेशन का खर्च लोन में शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोन में दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो होती है कि आपकी खुद की कैपेसिटी लोन लेने की कितनी है, मतलब आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से लोन डिसाइड होता है जी। सो अगर आपकी फ्लैट लेने में ही वो जो रीपेमेंट कैपेसिटी या लोन कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो फिर आपको फर्दर लोन नहीं मिलता। अदरवाइज रिनोवेशन के लिए हर बैंक आपको लोन देती है। जब भी आप पुराना फ्लैट लेते हैं उसके रिनोवेशन के लिए आप चाहें तो हर बैंक आपको लोन देती है। सो रेनोवेशन के लिए आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो रेनोवेशन के लिए आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक आपको लोन दे सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला सवाल इंदौर से दिव्या तिवारी का है। ये जानना चाहती हैं कि पुराने फ्लैट्स जो है वो भविष्य में रीसेल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्या? तो अगर कोई व्यक्ति पुराना फ्लैट खरीद रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक बार जो है वो पहले कोई और व्यक्ति इस्तेमाल कर चुका है, अब उसके बाद मैंने ले लिया, अगर मुझे उसको बेचना है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके रीसेल के, कि भाई तीसरी बार बिक रहा है या चौथी बार बिक रहा है, इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी जो अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो 30 साल 35 साल पुराना 40 साल पुराना हो गया है, देन उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। क्योंकि जो भी लेगा उसको पता है कि इसके ऊपर से इसको तोड़ के नया बनना है, तो उसकी कॉस्ट जो बनने की कॉस्ट है वो भी वो उसको रिड्यूस कर लेता है या उस मार्केट के हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। तो जो पुरानी प्रॉपर्टी हो जाती है उसकी थोड़ी सी वैल्यू जरूर कम हो जाती है। अदरवाइज अगर बायर दूसरा तीसरा चौथा है उससे प्रॉपर्टी कॉस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही वो एक प्रॉपर्टी जो है वो फ्लैट है और अगर 30 साल पुरानी हो गई तो उसकी तो लाइफ लगभग खत्म होने के बराबर आ जाती है। इसलिए वैल्यूएशन कम हो जाती है। बहुत सारे लोग उसको भी लेते हैं क्योंकि उनको लोकेशन अच्छी लग रही है, उन्हें पता है कि इसको लेने के बाद में इसको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से पूरा नया बनेगा, ओके, तो वो नया ले लेते हैं, वो उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पुराना कोई रीसेल में मकान खरीदते हैं, अगर वो ज़्यादा पुराना है, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने बताया 30-40 साल पुराना है, तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अगर वो 10-15 साल पुराना है तो अगर आप उसे तीसरी चौथी बार भी बेच रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, आखिर में मैं आपसे एक दो चीज़ें और समझना चाहूँगी सुरेंद्र जी। अगर बजट किसी का लिमिटेड है तो आप क्या सलाह देंगे? नया जो है वो नई प्रॉपर्टी, एक नया फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर रीसेल में खरीदना चाहिए? क्या बेटर रहेगा अगर हम सारे फैक्टर्स को आज सम अप करते हुए बात करें तो? पल्लवी, जब हम बजट की बात करते हैं तो आप ये पक्का मान के चलिए कि हर कोई एक सर्टेन बजट लेके ही प्रॉपर्टी खरीदने निकलता है। सो प्रॉपर्टी में हमेशा बजट की लिमिटेशंस तो हमेशा ही रहती हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कई जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास में आज पैसे एक लिमिटेड पैसे हैं, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग रहती है, फ्यूचर में फंड फ्लो हमको दिखता होता है, तो उस केस में फिर लोग नए फ्लैट लेते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान मिल जाता है, टाइम लिंक पेमेंट प्लान मिल जाता है। तो फ्यूचर का जो उनका पेमेंट आ रहा होता है उस लिहाज से वो फ्लैट को बाय कर लेते हैं। अगर आपके पास में आज पूरा पैसा है तो फिर यूजुअली आप अगर पुराना लेते हैं तो ज़्यादा समझदारी रहती है, क्योंकि उसमें आप इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके पास दो एक्सपेंसेस आपके जुड़े रहते हैं। एक तो आप रेंटल दे रहे होते हैं जी, और दूसरा आप बैंक की किस्त दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में आप शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आपके पास में जो रेंटल वाला पोर्शन है वो आपका सेव होने लगता है, जो कि आप अपनी किस्त के अमाउंट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे पूरे हैं आज लेने को, भले वो लिमिटेड पैसे हैं, अगर उस लिमिटेड पैसे में रीसेल में कोई चीज़ मिल रही होती है तो वो खरीदना ज़्यादा समझदारी होगी इंस्टेड ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो अगर लिमिटेड बजट है तो उसमें जो है सलाह सुरेंद्र जी की ये है कि आपके लिए बेटर रहेगा रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदें। क्यों? क्योंकि हमने पूरे आपको सारे कारण बता दिए, आपको कितना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोकेशन वो डेवलप हो चुकी होती है, इसके अलावा वहाँ पर RW जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। इसके अलावा उस बिल्डिंग के, उस प्रॉपर्टी के आपको प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पता लग जाएंगे, क्योंकि जब आप विजिट करेंगे तो आपको आसपास में वहाँ पे रहने वाले लोग बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन सुरेंद्र जी, आखिर में एक चीज समझना चाहूंगी, अगर कोई पहली बार खरीदने जा रहा है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? क्योंकि एक जो फर्स्ट टाइम बायर होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारी अलग चीजें चल रही होती है। एक थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम बायर के हिसाब से अगर बात करूँ तो उनके दिमाग में ये भी कई बार होता है, मैं पुरानी प्रॉपर्टी क्यों खरीदूं, मुझे तो नया फ्लैट चाहिए, ताकि मैं पहली बार लेने जा रहा हूँ। नए का एक अलग चार्म होता है कि मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से उसे सजाएंगे। रीसेल में कई बार क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इंटीरियर डेकोरेशन हुआ होता है, तो वो वैसे के वैसे में ही रहने लग जाते हैं। लेकिन नए जो खरीदते हैं उनको थोड़ा सा एक अलग चार्म रहता है, और पहली बार जो खरीद रहे हैं उनके मन में अलग सी चार्म रहता है। तो आप उनको क्या देंगे, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, सलाह, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम बायर्स को देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं वो गलत डिसीजन न ले लें। सबसे पहले तो उनको ये देखना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब भी प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कंसल्टेंट से नहीं मिलें, 3-4 कंसल्टेंट से मिलें, उन सबसे सलाह लें, उस सलाह के हिसाब से अपनी खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी फाइनल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि किसी एक कंसल्टेंट के पास अगर आप गए तो वो कंसल्टेंट वो प्रॉपर्टी आपको भेज देगा जो बेचना चाहता है। आपको जो परफेक्ट सलाह है, जो परफेक्ट चीज़ मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो हमारी सलाह तो ये है कि जो नए बायर हैं उनको संभल के काम करना चाहिए और 3-4 लोगों से मिलकर बात करनी चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जो है वो राय दी है। अगर आप एक नए बायर हैं तो आपको और ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। अच्छे से जो है वो ध्यान दीजिए। सिर्फ एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास मत जाइए, बल्कि 3-4 लोगों के पास जाइए। एक तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि उस एरिया में आखिरकार प्रॉपर्टी की कीमत क्या चल रही है। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी में कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। भाई, आप हो सकता है कि आप चाहते हो कि मुझे एक ऐसा खुला घर चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छे से धूप आती हो, लेकिन आपको एक कंसल्टेंट जो है उसके प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई है जिसको वो बेचना चाह रहा है कि किसी तरह बस निकल जाए और उसमें धूप नहीं आती है, तो आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए सुरेंद्र जी ने जो सलाह दी है उस पर जरूर अमल करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको 3-4 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास जाना है, उनसे देखिए कि कितनी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, क्या बजट अवेलेबल है, और उसके बाद जो है फिर आप अपना माइंड प्रिपेयर कीजिए कि किस तरह की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जी, कि अगर आपने प्रॉपर्टी रिसर्च करके माइंड बना लिया है, फिर आप डिले मत करिए, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी प्राइसिंग इतनी तेजी से बढ़ती हैं, जंप होती हैं, कि आप जब सोचते हैं और आपने अगर 4 महीने 6 महीने निकाल दिए तो बजट पता लगा इतना बढ़ जाता है कि वो आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी होती है। और मुझे लगता है तो कि आप होल्ड जाते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर हम 6 नहीं, इनफैक्ट 1 साल के अंदर हमने दिल्ली NCR में यही देखा है कि प्रॉपर्टी की रेट्स जो अचानक बहुत बढ़ने लग गए हैं। पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। कोविड के बाद जैसे एक बार स्टेगनेंट हो गई थी मार्केट, उसके बाद वो जैसे ही कोविड वाला फेज खत्म हुआ, प्रॉपर्टी मार्केट खुली है, तो प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं। जिन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया और डिसीजन लिया, वो आज बहुत फायदे में है। जो सोचते रह गए, तो हम लोग बोला करते हैं कि जो 450 मीटर की प्रॉपर्टी यहाँ लेने आता है और अगर 4 साल रुक जाता है सेम बजट में, वो फिर 112 मीटर लेके जाता है। ये बात आपने सही कही है। तो अगर आपने घर वाकई खरीदना है तो बहुत ज्यादा डिले भी मत करिएगा। आपने एक अच्छे से जो है रिसर्च कर ली है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको आपके पसंद की प्रॉपर्टी मिल गई है, तो सिर्फ ये लालच मत करिए कि 4-6 महीने के बाद जो है शायद रेट कम हो जाए और उसके बाद जो मैं वो प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें रेट कम होने के तो आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए अच्छा आपके लिए यही रहेगा, जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा है, कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आपने सब कुछ डन कर लिया, रिसर्च कर लिए, सब कुछ हो चुका है, तो आप तुरंत खरीद भी लीजिए, ज्यादा डिले मत करिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को जो है बड़ी सिंपल आसान भाषा में ये समझा दिया कि भाई उन्हें रीसेल प्रॉपर्टी में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, नई प्रॉपर्टी में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और स्पेशली आपने बड़े अच्छे से बताया कि फर्स्ट टाइम बायर जो है उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी, इट्स रियली गुड टू बी हियर इन नाइस प्रॉपर्टी जंक्शन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। तो
तो नया घर हो या फिर प्रॉपर्टी पुरानी हो, दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, अपनी अपनी चुनौतियां भी होती हैं। नए घर में आपको आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, कंस्ट्रक्शन की वारंटी मिलती है, ब्रांड न्यू अनुभव भी मिलता है। वहीं रीसेल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेहतर लोकेशन होती है, क्योंकि वो लोकेशन अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, तुरंत आपको पोजीशन भी मिल जाता है और अक्सर जो होता है ये सौदा आपके लिए सस्ता साबित हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, आपके लिए कौन सी सही है, ये तय होता है आपकी जरूरत से, आपके बजट से और आपकी समझदारी से। तो सिर्फ लुभावने ऑफर्स या फिर दिखावे की तरफ मत जाइए, बल्कि सही जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जो है आप अपना फैसला लीजिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि आपका लिया फैसला जो है वो आपको भविष्य की परेशानी से बचा सकता है। याद रखिए, प्रॉपर्टी कोई रोजमर्रा की खरीद नहीं है, बल्कि एक लंबे समय का निवेश है। तो सोचिए, परखिए और फिर ही फैसला लीजिए, ताकि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आपके लिए सुकून और सुरक्षा का नाम बन जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी रियल एस्टेट सवाल और उसके समाधान के साथ, सिर्फ प्रॉपर्टी जंक्शन में।